गाइस, पवन एजुकेशन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा जो दिसंबर मंथ जो है उसका लास्ट वीक का करंट अफेयर रह गया है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको मैं ये थोड़ा डिवीजन करके ही लेकर आऊँगा, ये डिवाइड कर दूंगा मैं करंट अफेयर को इस वीक का। तो बेसिकली जो है लंबी वीडियो आती है, आप लोग भी बोर हो जाते हो, तो इसलिए इसको मैं जो है वो एक छोटी छोटी वीडियोस में मैं 2-3 वीडियोस लेकर आऊँगा। ये आपका दिसंबर का मंथ का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम वरुण महाजन है, मैंने बीटेक किया हुआ है। तो बेसिकली जो है मैं जो अपने सोर्सेज को फॉलो करता हूँ, तो ऐसे तो मल्टीपल सोर्सेज हैं, बट जो मेजर मेरा जो कंटेंट रहता है तो वो मेरा बाजीराम एंड रवि जो है उनका जो डेली करंट अफेयर आता है, मैं उन्हीं को ही मोस्टली फॉलो करता हूँ। क्योंकि बेसिकली मैंने खुद बाजीराम एंड रवि से ही जो है अपनी कोचिंग कंप्लीट की है। 2016 में मैंने अपनी कोचिंग कंप्लीट की थी। 2016 टू 2017 वाला बैच था मेरा। तो उसके बाद से जो है मैं मैक्सिमम उन्हीं के ही करंट अफेयर जो है वही फॉलो रखता हूँ। तो बाकी ये है कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरा जो करंट अफेयर रहता है वो बिल्कुल यूट्यूब में आप पूरा देख लो, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। वहाँ पे जो है करंट अफेयर आपको बिल्कुल एक मतलब कि एक नोट्स प्रॉपर जो है वैसे करके पढ़ाते हैं। वो बंदा पढ़ तो लेता है, बट फिर वही बात है ना, फिर जब लास्ट में रिवीजन की बात आती है ना, तो वो फिर करंट अफेयर जो है वो रिवाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जोश जोश में आप 10-15 दिन तो पढ़ लोगे, लेकिन जब महीने के बाद या महीने का तो करंट पढ़ना नहीं होता। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, 6 महीने या 8 महीने का करंट तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ता है। अगर मैं यूपीएससी के अलावा बात करूँ, ठीक है, कोई भी आपका स्टेट का लेवल का एग्जाम होगा, उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करते भी हो तो आपको कम से कम 8 महीने का या 6 महीने का करंट तो जो है पढ़ना ही पड़ता है। तो आप ये सोच लो, अगर आप उन करंट को ऐसे लेके चलते हो, वैसे नोट्स को फॉलो करते हो, तो आप डेली बेसिस में करंट अफेयर अगर करो फॉलो, तो सोचो आपका कितना करंट अफेयर जो है वो बल्कि बन जाएगा। जोश जोश में स्टार्टिंग में तो कर लेता बंदा, लेकिन फिर वही लास्ट टाइम पे जो है वो करंट अफेयर जो है उसकी रिवीजन नहीं हो पाती, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं बनता। अगर उस चीज़ को आप रिवाइज ना करो तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं बनता। लेकिन आपने मेरी चीज़ ये देखी है, यहाँ पे मैं आपको जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मैंने आप लोगों की बिल्कुल ही मेहनत जो है कम कर दी है। यही करंट अफेयर जो है जब आपको पढ़ने पड़े तो आपको सिनॉप्सिस बनाने पड़ते हैं, जिनको इनको सिनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने वर्ड्स में इसको शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हो। तो इससे क्या है कि अब ये सिनॉप्सिस जब शॉर्ट नोट से आप पढ़ते हो ना, इससे क्या है रिवीजन जल्दी होता है। ठीक है, जो चीज़ आप उसको टाइम लगाओगे, ये आपको हार्डली कुछ ही मिनट लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। और साथ में एक बेनिफिट इसका ये है कि आपको जो है मतलब कि इसमें शीट्स भी कम लगती है, नोट्स कम लगते हैं, पेजेस कम लगते हैं। अब सपोज करो जैसे कि देखो, ये मेरा एक आर्टिकल है अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, ये आर्टिकल जहाँ से मैंने किया है ना कवर, वहाँ पे कम से कम मैं अगर आपको वैसा ही लेकर आता ना कंटेंट को, तो ये ऑलमोस्ट आपके 2 पेजेस होने थे। ये एक फ्रंट पेज, इसका बैक पेज, 2 पेजेस आपका सिर्फ एक आर्टिकल होना था। तो ये सोच लो, आज मैंने आपसे 5 आर्टिकल डिस्कस करने हैं, 1 2 3। ठीक है, ये देखो, ये एक, ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार, ये नीचे गल्फ ऑफ एडन वाला हो गया 5, और एक और है पीछे भी इसके बैक साइड पे भी, वो फ्रोजन के बारे में है, कोरल फ्रोजन के बारे में। तो सोचो 6 आर्टिकल्स अगर मैं लेके चलूँ, तो हर कोई भी आर्टिकल होगा वो एक पेज तो, सिंगल पेज या डबल पेज तो लेगा लेगा। तो आप ये मान के चलो 10 to 12 पेजेस होंगे पूरे 6 आर्टिकल्स के। ये भी 6 आर्टिकल की बात हो रही है, अभी पूरे महीने का करंट अफेयर करना है, फिर 2 महीने का करना है, फिर ऐसे 6 महीने का करना है। तो आप ये सोच सकते हो कितना करंट अफेयर जो है वो बल्कि बन जाता है। फिर वो लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाती, यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं करंट अफेयर, लेकिन जब लास्ट में रिवाइज ना होता, फिर वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, वो पढ़ने का भी। तभी मैं चाहता था कि आप लोगों को मैं जो करंट अफेयर है इस टाइप से, इस वे में कराऊँ, शॉर्ट नोट्स में कराऊँ, और आप लोगों को भी अपने जो है आदत ऐसी ही बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर आपने जीएस का पढ़ते हो, अभी मेरी आप लोगों के साथ जीएस का मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, अभी टाइम तो नहीं मिलता। चलो टाइम मुझे मिलेगा, मैं जीएस का भी आपके साथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसमें आपको मैं इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी जो है, इंडियन पॉलिटी के आई थिंक मैंने आपको 2 लेक्चर जो है वो डाले भी हुए हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने ऐसी शॉर्ट नोट्स ही बनाए हैं, सिनॉप्सिस ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये है कि सिनॉप्सिस का बेनिफिट ये रहता है कि उसको आप रिवाइज कर सकते हो, और आपको जीएस के नोट्स भी ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं, तभी उसकी रिवीजन होगी। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, फिर वही बात है, एक बार तो पढ़ लोगे, दूसरी बार भी पढ़ लोगे, जब तीसरी बार पढ़ने की बारी आएगी तो थक जाता बंदा, नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, उतनी मोटिवेशन नहीं आती फिर से वही किताब को फिर से उठाना और फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ना। तो इसलिए ये है, इसमें शीट्स भी कम लगती, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है
कि इसमें जो है वो आप रिवीजन भी बड़ी तेजी से कर सकते हो। आपका सपोज करो कल एग्जाम है, आप एक दिन पहले बैठ के सारा करंट अफेयर अपना रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हार्डली आपका, अगर मेरे आप करंट अफेयर ये फॉलो करते ना, कभी नोटिस करना, अभी तक मैंने आपको दिसंबर का करंट अफेयर कराया ना, मुझे ये पता है कि हार्डली आपका 13 या 14 पेजेस बड़ी मुश्किल से लगे होंगे। ठीक है, इस ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 13-14 से भी कम पेजेस होंगे, सिर्फ 10-12 पेजेस होंगे, जिसमें मैंने आपका दिसंबर का जो है 90% करंट अफेयर करा दिया है। बाकी अब 2-3 पेजेस और आएंगे आपके, जिसमें आपका पूरा एंटायर मंथ दिसंबर का जो है करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि इसको फॉलो करो, यही स्ट्रैटेजी को लेके चलो। हम लोगों ने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यूपीएससी की, हम लोगों ने भी बड़ी गलती कर दी थी। हम लोग भी वैसे ही पढ़ा करते थे, बिल्कुल लाइन बाइज लाइन, ठीक है। बट वही ये बाद में चीज़ के रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, आपको अपनी आदत ऐसी ही डालनी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता आगे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलो यही था, मैंने बोला चलो आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बड़ी बातें होंगी अब। देखो, पहला देख लेते हैं जी, अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल बेसिकली क्या है, मैं आपको पहले अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको आर्टिकल के बारे में हल्का सा बता दूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, क्योंकि इससे क्या, मैं अगर डायरेक्ट इस पे आऊँ ना, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा जो है, पीछे आपको स्टोरी नहीं पता होती है, तो थोड़ा बहुत आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं कोई भी अब आर्टिकल डिस्कस करूंगा, पहले मैं आर्टिकल का हल्का सा आपको ब्रीफ बता दूंगा, उसका क्या है बेसिकली, आर्टिकल में बोला क्या गया है। फिर मैं इस चीज़ के ऊपर आऊंगा जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे आपको भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी। ठीक है, तो बाकी ये है कि इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स को अपने पास रखो। ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, डिजिटल नोट्स बनाओ। एवर नोट करके एक ऐप आता है, उसमें अपने नोट्स जो है वो डालते जाओ। ठीक है, कहीं भी ट्रैवल करो, साथ साथ उसको रिवाइज करते जाओ। अगर आप नहीं डिजिटल नहीं पढ़ते हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट करके इमेज टू पीडीएफ कोई भी आप डाउनलोड कर लो ऐप, वहाँ से आप उसकी पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर दो। नहीं तो मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं पीडीएफ जितनी भी होंगी वो मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में देख लो। अप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, इसमें बेसिकली यही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे क्या हो, हम आपको ये पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है वो खर्चा करना होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने खर्चा करना, गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा तो हमारी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, जिसको हम CFI बोलते हैं, ठीक है, वहीं से पैसा आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होता है, गवर्नमेंट पैसा नहीं निकाल सकती। वो क्यों, क्योंकि उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा किसका पड़ा हुआ है, हमारा पैसा पड़ा हुआ है, हमारा आपका सबका पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें हमारा टैक्स का पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, वो पैसे को बेसिकली निकालना है, तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, अप्रूवल किसके द्वारा चाहिए होगा, वही जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहां पे भेजा हुआ है, वो कौन है, हमारे MP जो हमारे लोकसभा में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे, एक बिल पास करवाया जाता है। ठीक है, वो बिल दोनों हाउसेज में पास होता है। ठीक है, एक हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में पास होता है। जब वो बिल लोकसभा में भी जो भी स्पेसिफिक मेजोरिटी है इसकी अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने की, उससे पास होगा, फिर फाइनली बिल जो है राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में वही जो मेजोरिटी चाहिए उस बिल को पास करने की, उससे पास होगा, फिर बिल दोनों से हाउसेज में पास हो गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब उस बिल पे अपनी साइन कर देता है, यानी कि उस पर अपनी असेंट दे देता है, ठीक है, तो जाके फाइनली वही बिल जो है वो हमारा वो एक्ट बन जाता है, एक्ट बोले तो वो लॉ बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो हमारा बिल लॉ बनता है ना, ये जो बिल हमारा एक्ट बनता है, ये हमारा वो वाला एक्ट या लॉ नहीं बनता जो हम बनाते हैं ऐसे, जो परमानेंट चलता रहता है, जब तक उसको जो है रिपील ना की, उसको मतलब कि हम वो नहीं करें, उसमें अमेंडमेंट नहीं करें, कोई चेंजिंग नहीं लाए, तब तक वो एक्ट जो है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं आती। ठीक है, जब मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट करते तभी उसमें चेंजिंग आती, करते ना ऐसे। लेकिन ये वाला एक एक्ट ऐसा एक्ट होता है, जैसे ये एक्ट बना वहां से पैसा निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके बाद इस एक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, फिर से अगले साल जब फाइनेंशियल ईयर आता है, फिर से हमें अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है, फिर से एक्ट बनाना पड़ता है, फिर से पैसा जो है वो निकालना पड़ता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो वही चीज़ बोली गई है कि हमारे वही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी पार्लियामेंट किससे बनी होती है, पार्लियामेंट हमारी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से बनके हमारी पार्लियामेंट बनती है। कभी ये नहीं बोलना कि पार्लियामेंट हमारी लोकसभा और राज्यसभा से ही बनती, नहीं, पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और हमारी प्रेसिडेंट से मिलके बनती है, क्योंकि कोई भी बिल को लाया जाता है इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, लोकसभा की भी, राज्यसभा की बिल पास होगा लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है सेंट, तो इसलिए तीनों को मिलके एक हमारा पार्लियामेंट बनता है। ठीक है,
तो चलो अब वापस न्यूज़ पे। तो वही एप्रोप्रिएशन बिल को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया है लोकसभा में, ठीक है। यहाँ से पास जब हो जाएगा फिर फाइनली राज्यसभा जाएगा, फिर वहां से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर जाके गवर्नमेंट जो है हमारी, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ से जो है वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकती है, ठीक है, क्योंकि इस पे कंट्रोल हमारी लोकसभा का होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते जब तक लोकसभा उस बिल पे अपनी मंजूरी ना दे, ठीक है। अब वही चीज आप पढ़ लो न्यूज के बारे में, ठीक है, हल्का सा मैंने आपको बता दिया। देखो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल लाया 2022, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, लोकसभा में नहीं किया हुआ, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया बिल को। तो इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में। और बिल बेसिकली जो ये एप्रोप्रिएशन बिल है ये बेसिकली एक पावर देता हमारी गवर्नमेंट को कि वो बेसिकली फंड जो है वो निकाल सकती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की CFI से पैसा जो है वो निकाल सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल आपका जो 114 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है कि मनी जो है वो विड्रॉ की जा सकती है अगर पार्लियामेंट उस पर अप्रूवल दे देता है, ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूवल यानी कि लोकसभा अप्रूवल दे देता है उस पर पैसा निकालने के लिए, राज्यसभा अप्रूवल दे देता है, फिर जाके उस पैसे उस मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है वो पैसा जो है वो निकाला जा सकता है और गवर्नमेंट उस पैसे को जो है वो खर्च कर सकती है। अब प्रोसीजर क्या रहता है इसको निकालने का, वही एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। फिर उसके बाद वही जो बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, उसी बिल के ऊपर डिस्कशन की जाती है, उसी बिल के ऊपर वोटिंग की जाती है, ठीक है। तो वोटिंग की जाती है, तो ये वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होता है। ये आपको अभी नहीं मैं समझाऊंगा, ये बेसिकली पॉलिटी का पूरा, अगर इसको समझाऊंगा बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यही है। तो उसके बाद देखते हैं कि अब लोकसभा जो है, लोकसभा अगर इस बिल को डिफीट कर देती है, लेकिन जनरली होता नहीं, डिफीट नहीं होता बिल ये। अगर डिफीट हो जाए बिल, इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा में मेंबर्स हैं वही गवर्नमेंट के साथ नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर चुकी है, ठीक है, वो मेजोरिटी अपनी जो है वो लूज कर चुकी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसके कारण ऐसी कंडीशन अगर हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये जो हमारा बिल होता है ये डिफीट करता नहीं है, ये पास ही हो जाता है लोकसभा से, ठीक है। फिर फाइनली राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा जब उस पर मोहर लगा देती है, पास कर देती है, मतलब कि उसको पास कर देती है अपनी स्पेसिफिक मेजोरिटी के साथ, फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपनी मोहर असेंट वगैरह दे देता है उस बिल पे, वही बिल हमारा एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। और एक्ट जो है हमारा, ये जो लॉ है वही मैंने बोला, ये हमारा वैसा एक्ट बिल एक्ट नहीं होता जैसे हमारे जनरल जो बनाए जाते हैं। ये एक्ट जो हमारा ऑटोमेटिक रिपील होता है, जब पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल जाता है तो ये एक्ट हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब वोट एंड अकाउंट क्या होता है, देखो अब तो वोट एंड अकाउंट का कंसेप्ट नहीं आता, क्योंकि अब हमारा जो यही जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होना था उससे पहले ही हम जो है ये बिल को, जो अप्रोप्रिएशन बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि जो है हमारा टाइम बचे। लेकिन पहले क्या था कि वोट एंड अकाउंट का मतलब कि ये होता था कि हमारा अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो फाइनेंशियल ईयर के मतलब कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल अभी तक पास नहीं हुआ होता था, ठीक है। तो हमें पैसा चाहिए, पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए फिर उसके लिए पैसा हम क्या करते थे कि एडवांस में पैसा जो है वो दे देते थे मिनिस्ट्री को ताकि वो खर्च कर दे, बाद में जब बिल पास हो जाएगा तब उसके बाद जो फंड एलोकेट करना होता है उसमें से वही पैसा जो है वो कट कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, जो कि एडवांस में दिया, और एडवांस में जो पैसा दिया था उसी को वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ये पॉलिटी में आता है जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम लक्ष्मीकांत को जब पहुंचेंगे ना पार्लियामेंट टॉपिक में, तब ये सब कुछ आएगा उसमें, ठीक है। ये थी बेसिकली हमारी एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लो क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल में line@47 विजन फॉर अमृत काल। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, अब थोड़ा सा बताया था उसके बारे में। तो अब ये बोला गया है कि जो हमारे एशियाटिक लाइन है, एशियाटिक लाइंस के बारे में, कि एशियाटिक लाइन जो है उनको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि एशियाटिक लाइन जो है उनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है, तो हम नहीं चाहते कि उसकी तादाद जो है बिल्कुल किताबों में ही रह जाए, ठीक है, उसकी रियलिटी में मतलब कि हमें तादाद हमें दिखनी चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन उनकी होनी चाहिए। तो इसलिए पॉपुलेशन जो है इसको इंक्रीज़ करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए तो एशियाटिक लाइन के बारे में बोला है, जो हमारे गिर फॉरेस्ट गुजरात में जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बेसिकली न्यूज़ है, तो उसके बारे में एक प्रोजेक्ट लाया गया उसी के बारे में। देखो प्रोजेक्ट लाइन जो डॉक्यूमेंट लाया गया, जिस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है हमारा, यही line@47 विजन फॉर अमृत काल। ये जो बेसिकली एक हमारा हम बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है। ये बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट लाइन है, जिसमें लाइन की मतलब कि हमें कंजर्वेशन करनी, उसी का ही एक पार्ट है हमारा ये जो विजन फॉर अमृत काल। तो ये उसी का ही पार्ट है, इसमें ये बोला कंजर्वेशन करनी हमें एशियाटिक लाइन्स की, वही एशियाटिक लाइन जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
ऑब्जेक्टिव क्या है इस डॉक्यूमेंट का, यही कि हमें सिक्योर करना है, रिस्टोर करना है लाइन के हैबिटेट को, हमें इनके स्केल अप करना है, इनके लाइवलीहुड जनरेशन को, हमें मतलब कि हमें ये देखना है बिग कैट डिजीज बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लोग डिजीज से सफ़र करते हैं लाइन्स वगैरह, तो उन डिजीज़ को डायग्नोज करना है, फिर उसका इनका हमें ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो वो उसी के बारे में बात की गई है। तो फिर हम बात करें कि अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की गई है इस डॉक्यूमेंट में, कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करनी है यही लाइन को बचा के, ठीक है। अब देखो जी नेक्स्ट देखो आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वैंडी वॉश, ठीक है। वैंडी वॉश की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कि वेंडी वॉश की अगर हम बात करें, जनरली आपने एक सुनी होगी बैटल ऑफ वेंडी वॉश, वो किसके बीच में हुई थी, वही हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे फ्रेंच जो थे उनके बीच में हुई थी। लेकिन फाइनली जीती कौन थी, हमारी यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने सुप्रीमेसी अपनी जो है ब्रिटिश ने अपनी सुप्रीमेसी बना दी थी फ्रेंच के ऊपर, ठीक है। तो जिसमें फिर बाद में ट्रीटी भी साइन करनी पड़ी थी फ्रेंच वालों को ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। तो चलो ये वो थी हमारी हिस्ट्री में सब कुछ आता है, ये हल्का सा मैंने बता दिया। तो ये बेसिकली वही बोला गया कि जो हमारा वेंडी वाश जो है ना, वेंडी वाश फोर्ट, ठीक है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट अभी भी कंटिन्यू है, तो उसी के बारे में बात की गई है, तो वही चीज़ बोली गई। देखो एनक्रोचमेंट जो है वो कंटिन्यू है कहाँ पे, वेंडी वाश फोर्ट में, ठीक है। तो वेंडी वाश बेसिकली कितनी दूर है, चेन्नई में देखने को मिलता है, चेन्नई में यही इस डिस्ट्रिक्ट में तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, जो कि हम बोलेंगे कि 120 किलोमीटर है फ्रॉम द चेन्नई से ये वेंडी वॉश। तो फिर हम बात करते हैं कि बैटल ऑफ वेंडी वॉश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में हुई थी 1760 में। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था जब इनके बीच में फाइट होती है, वॉर होती है, तो वही चीज़ है कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी होती है हमारी यही इसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर, और ब्रिटिश सुप्रीम हो जाती, सुप्रीम पावर दिखाती है और जीत जाती है इस बैटल को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, ये हो गया हमारा ये वाला आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो अर्बन 20 इवेंट्स के बारे में। तो अर्बन 20 इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली हम यही देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। अच्छा, इसमें बेसिकली यही बोला गया कि हमें क्या करना है, जो अर्बन डेवलपमेंट है उस पे बात की गई है, उस पे इश्यूज के ऊपर कि हमें अर्बन एरियाज में जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है वो ना हो, कैसे एफर्ट्स लिए जाएं जिससे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो मतलब कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखा हमने कि सोशल इंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन हुई है इस इवेंट में, तो वही बोला गया है, ठीक है। तो बेसिकली देखो अर्बन 2020 जो है सॉरी अर्बन 20 जो है हमारा ये 2023 का इवेंट है, जो बेसिकली कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये जो हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है ये अहमदाबाद में करवाया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारे G20 कंट्रीज के जो मेंबर्स थे वो सारे आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इस बार G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसको दी गई, इंडिया को दी गई है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि डिस्कशन किस पे की गई इस इवेंट में, यही कि हमें अर्बन डेवलपमेंट करनी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई, क्लाइमेट चेंज बड़ा ज़्यादा और उस पर हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सोशल इंक्लूजन की बात की गई। अब थीम देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए कि अर्बन 20 इवेंट की क्या थीम है। थीम यही है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और इस अर्बन 20 इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कराया, ठीक है। ये हो गया जी हमारा ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखो गल्फ ऑफ एडन के बारे में। गल्फ ऑफ एडन की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, पहले आप गल्फ ऑफ एडन आपको बता देता हूँ फिर इस न्यूज़ के ऊपर आता हूँ। ये देखो ये हाजी आपका गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ये गल्फ ऑफ एडन है आपका, ठीक है। ये आपका अरेबियन सी, ठीक है। ये आपका सोमालिया, ये अफ्रीका में, ठीक है। ये आपका जिबूटी, ये इथियोपिया, ठीक है। ये रेड सी, थोड़ी चीज़ें देखते रहा करो आगे पीछे क्योंकि यूपीएससी अक्सर ये पूछ लेती है मैप वर्क में, ठीक है। बाकी अब तो जेकेएस भी पूछ लेता है कभी कभी, तो चलो ये पता होना चाहिए फिर भी, ठीक है। देखो ये गल्फ ऑफ एडन है, ये बाबल मंडप आ गया, ये ये बाबल मंडप, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, ये अरेबियन सी, ठीक है। इसकी बात की गई, यहाँ पे जनरली यही बोला गया, न्यूज़ सुन लो। यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे क्या था, सोमालिया जो थे हमारे पायरेट्स, ये क्या करते थे, यहाँ पे पायरेसी बड़ी ज़्यादा किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया था, यहाँ पे जो है वो हाई रिस्क जोन बना दिया था, कि यहाँ पे जो है वो हाई रिस्क जोन की कैटेगरी में इस रीजन को डाल दिया था। लेकिन अब वही बोला गया कि इसको हाई रिस्क की जोन की कैटेगरी से जो है जिसको टैग दिया गया था उसको वहां से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो ये उसी के बारे में जो है वो न्यूज़ है, ठीक है। तो वही देखो गल्फ ऑफ एडन, वही देखो हाई रिस्क एरिया वार्निंग जोन, हाई रिस्क एरिया ये बेसिकली गल्फ ऑफ एडन, ठीक है।
तो गल्फ ऑफ एडन और सोमालिया कोस्ट वही चीज़, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि अब इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैरर से सी फैरर वही सेलर होते हैं जो, ठीक है, उनको बेसिकली यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई है। इसको हाई रिस्क एरिया जोन से जो है वो हटा दिया गया। ये कब से हटा दिया जाएगा? 1 जनवरी 2023 से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी ने कमेंस की थी एंटी पायरेसी पेट्रोल कब स्टार्ट की गई थी? ये 2008 में स्टार्ट की गई थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे बड़ा ज़्यादा पायरेसी हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे पायरेसी जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है, तभी जाके इसको इस हम कैटेगरी से जो है हाई रिस्क एरिया वार्निंग जोन से जो है उसको हटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2008 में जो है बड़ा ज़्यादा केसेस, तभी जाके इंडिया ने कमेंस की थी, स्टार्ट की थी एंटी पायरेसी पेट्रोल, यही गल्फ ऑफ एडन में, ठीक है। तो उसके बाद एक हमने की हाई रिस्क एरियाज को डिक्लेयर कर दिया गया था 2010 में, लेकिन अब इसको रिमूव किया जा रहा है 1 जनवरी 2023 में, ठीक है।